Hello, my friends. Today we will be talking about a very dedicated profession in Indian Army where most of the girls aspire to go. And I think you all have got it till now, and that is military nursing services. Basically, it's an examination that happens to become an MNS officer in Indian Army, wherein after completing your BSc nursing from the Indian Army colleges, you become an officer in Indian Army, and that too with a lot of respect and reputation. So, we have got few notices about the MNS exam which is going to be occurring in 2024, and also to tell you all guys that I have got an experience of MNS examination 2023, as in I have experienced it so thoroughly that I have a proper experience to share with you all guys. So if you guys want me to get my experiences to be, you know, shared with you, I would like you to guys comment below and tell me so that I can just share it with you. Guys can take, the absolute accurate and exact information that is required. So let's get started without wasting any time. So yeah, first of all, let's just check out this thing that the circular has already been circulated by the uh, police force by AFMS. तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि this military nursing services examination is only for girls. Only girls can apply, right? And that too they have an age limit. तो अभी हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे few people have these doubts कि हम क्या 12th के बाद कर सकते हैं. तो yes, आप 12th के बाद इसको कर सकते हैं. आपको बेसिकली क्या करना होता है, नंबर 1 स्टेज जो क्लियर करनी होती है. जो स्टेज 1 होती है आपके लिए वो होती है नीट एग्जामिनेशन. ऑन द बेसिस ऑफ योर नीट स्कोर आपको एक डेट मिलती है. जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं ना, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनके लिए पर्टिकुलर डेट्स आती हैं. कुछ लगभग like 3000 to 4000 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, और फिर उसमें से हर दिन 50 से 60 बच्चों का एक ऐसा बैच होता है, ग्रुपिंग की जाती है इस तरह से. फिर उनको डे बाय डे बुलाया जाता है. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. अप्रोक्सीमेटली ऐसा होता है कि वो 20 टू ऐसे 22 डेज 25 डेज के बीच में एग्जामिनेशन रन होता जाता है. मतलब जैसे आज अगर मेरे बैच का नंबर है तो हम 50-60 बच्चे मिलके एक साथ जाएंगे और वहाँ पे फिर हमारा पूरा एग्जामिनेशन होगा. मैं आपको बहुत सारी बताती हूँ, इसकी प्रोसेस बहुत सारी है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर मल्टीपल स्टेजेस टू क्लियर. तो जैसे बहुत सारे स्टेजेस क्लियर करने के बाद ही यू बिकम एन एमएनएस, एंड आल्सो देयर आर लिमिटेड सीट्स. So it's not that easy examination which people usually think of. No, it's not easy, right? तो अभी यहाँ पे देखना, मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो 2024 का करिकुलम जो स्टार्ट होगा या जो सर्कुलर अभी आया है, तो उसके बेसिस पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं दे हैव टू बी क्वालिफाइड, राइट? They should qualify NEET UG 2024, which is obviously conducted by National Testing Agency. Nowadays, it has become a National Tension Agency, right? They're doing blunders and blunders day by day. So yeah. अब हमारे पास होता है कि यहाँ पे 4 इयर्स का बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है. 4 इयर्स का बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है. उसके बाद में आई टेल यू कि क्या क्या होता है. आई हैव दैट सर्कुलर ऑल्सो. मैं आपको उसमें पूरा बताऊंगी कि क्या होता है एग्जैक्टली. तो अभी हमारे पास ये आता है अंडर एएफएमएस विच इज आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज. ठीक है. और मैं आपको वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, देयर आर 6 कॉलेजेस. ठीक है, देयर आर 6 कॉलेजेस जो जहाँ पर आप एमएस के लिए स्टडी कर सकते हैं. एक कॉलेज स्पेसिफिकली फॉर नेवी के लिए है. ठीक है, फिर एयरफोर्स के लिए अलग है, बाकी फिर बच्चे इंडियन आर्मी. ठीक है. तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा आपका नीट यूजी का स्कोर. ठीक है. फिर उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टोजीजी. फिर इट इज टेस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश. तो उसके बाद में होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है आपकी. फिर इंटरव्यू होता है.
फिर उसके बाद मेडिकल फिटनेस होती है, वो चेक करी जाती है, और वैकेंसीज चेक करी जाती है फिर हर एक कॉलेजेस में। तो इस बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर कितनी स्टेजेस हुई, somebody would count. Number one stages, you should be qualifying NEET UG, then you will be preparing or and sorry giving OGG, and third is the psychological assessment, fourth is the interview, and fifth is the medical, and sixth one is the vacancies which are there at each college. So out of all of the six hurdles you have to clear them, और तुम्हें पहुंचना है एक reputed college जो कि इंडियन आर्मी कॉलेजेस के अंडर आते हैं। दे आर इंडियन आर्मी कॉलेजेस, राइट। तो अभी ये चीज मैंडेटरी हो जाती है कि उनको नीट यूजी क्वालिफाई तो करना ही करना है। उसके बाद दे हैव टू रजिस्टर। इस वेबसाइट को अपने उसमें बुकमार्क करके रखो भाई, बिकॉज यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आते रहते हैं रिगार्डिंग एमएनएस। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं joinindianarmy.nic.in पर। और फिर उसके बाद जो आपकी स्क्रीनिंग होती है वो बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में होती है। कहाँ पर होती है? बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करूं तो जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है, या फिर लीगली सेपरेटेड है, विडो है, विदाउट इनकम रेसिस, तो यहाँ पर वो फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती है, ठीक है। अब नेशनैलिटी ऑब्वियस सी बात है, यू शुड बी इंडियन, और डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए वो आपकी 2007, राइट, 30 सितंबर 2007 से 1 अक्टूबर 1919 के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। एंड दीज डेज आर इंक्लूसिव, मतलब 30 सितंबर भी होगा तो भी चलेगा, 1 अक्टूबर होगा तो भी चलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, अगर आप जैसे आपका जो 12th है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 12th जो है वो 2 बार में करी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आपका एक भी ऐसा फेलियर वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। आपने 12th जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करिए, ठीक है, विदाउट एनी ऐसे कंपार्टमेंट वगैरह के। ऐसा नहीं है कि आपने 12th रिपीट करी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर आपने 12 इयर्स की स्कूलिंग इक्वलेंट, जैसे कुछ लोग आईटीआई वगैरह इधर भी चले जाते हैं ना, आई गेस, तो वो भी है। बट आपके पास जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए, दैट्स ऑब्वियस, यू शुड बी हैविंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी यू शुड बी हैविंग बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, दैट्स टू ऑब्वियस, बिकॉज़ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, इफ यू आर अटेम्प्टिंग नीट, you are prepared for that, right? Then English, obviously 50% एग्रीगेट मार्क्स से तो कम आने नहीं चाहिए, एक रेगुलर स्टूडेंट बनना चाहिए फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। और उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है, अब ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। मेडिकल फिटनेस अगर मैं बात करूं तो इट्स वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो सिर्फ कुछ लोग ही उस हर्डल को पार करते हैं। Your whole body is examined, right? And हर चीज पे your basics, you should be medically fit and healthy, right? तभी आपको ये स्टेज क्लियर कर पाओगे ना, that's too obvious। तो अभी मैं बता देती हूँ आपको, अभी जो बेसिक जो चीज है वो तो ये होनी चाहिए कि आपकी हाइट जो है, मिनिमम हाइट जो है एंट्री के लिए फॉर आर्म फोर्सेस फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इज 152 सेंटीमीटर। अगर आप किसी हिल या मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आ रहे हैं तो वहाँ पे 147 सेंटीमीटर को भी एक्सेप्ट करा जाएगा, ठीक है। अलाउंस दिया जाता है फॉर ग्रोथ ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अलाउंस भी दिया जाता है कि आप 2 सेंटीमीटर को है जो है वो इंक्रीज करके लेके आओ अगर कैंडिडेट जो है वो 18 साल से कम का है तो, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप ऑब्वियस ही बात है हर जगह रिजर्व सीट्स होती हैं, एससी एसटी कैंडिडेट्स जो है उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपना सर्टिफिकेट जो है वो साथ लेकर आएंगे, ठीक है, फ्रॉम नॉट बिलो द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वगैरह हो गए, जैसे तहसीलदार हो गए या फिर एसडीओ वगैरह, कहीं से भी आप लेके आ रहे हो, आपको लेके आना है वो चीज, ठीक है। एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको एससी एसटी का सर्टिफिकेट लेके आना है। आपके पास अगर एनसीसी सीट सर्टिफिकेट होता है तो लेट मी टेल यू कि अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है आपको एडिशनल रिजर्वेशन मिलती है, ठीक है। तो आप अपना वो भी लेकर जाएं अगर आपके पास है तो, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल 5% सीट्स ऑफ द सीट्स, लाइक 5% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स। और अगर मैं बात करूँ फिर स्क्रीनिंग प्रोसेस की, तो देखिए शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है वो किस तरह से होती है कि आपका पहले नीट यूजी का स्कोर के बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट जारी करते हैं। कहाँ पर होती है वो लिस्ट जारी? www.joinindianarmy.nic.in पर। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको फिर टोजी, पैट, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सब के थ्रू जाना पड़ता है। तो बेसिकली
फिर ऑब्वियसली बात है, बेस हॉस्पिटल में होता है, BHDC बोलते हैं इसको यूजुअली हम लोग, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो है हम फिर सेम वेबसाइट से ही डाउनलोड करते हैं, ठीक है। बाकी आप चेंज वेंज स्क्रीनिंग प्रोसेस की डेट वगैरह आप चेंज नहीं करवा सकते, ठीक है। अगर अनटिल अनलेस कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टांस हो गए तभी कुछ पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज द डेट कैन नॉट बी चेंज्ड। वेरिफिकेशन और स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, ठीक है, अपने एडमिट कार्ड वगैरह ये सबके साथ वहां पर BHDC पे पहुंच जाते हैं। और अगर कैंडिडेट के पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं है स्क्रीनिंग के टाइम पे, तो उसको ओरिजिनल रिसीट दिखानी पड़ेगी अगर वो एडमिशन में इंस्टीट्यूट में लाइक एडमिशन ले रहा है तो, ठीक है। तो उस टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगी, ठीक है। या फिर कहीं पे अगर मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइड बाय साइड एक बैकअप ऑप्शन रखते हैं, दे रैट इज आल्सो गोइंग ऑन, तो वो क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करवा के आ जाते हैं कॉलेज में, तो वहाँ से भी ओरिजिनल रिसीट लेके आ सकते हैं और उसके बाद में दे कैन अप्लाई। और जब जैसे एडमिशन होगा उस टाइम पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो है दे कैन वहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं, राइट। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं नॉट इन पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर वो मतलब मिसरिप्रेजेंटेटेड है तो उससे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, ये तो दैट्स ट्रू। कैंडिडेट जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर 2GT की अगर मैं बात करूँ तो लेट मी टेल यू, 80 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से 40 क्वेश्चंस जो हैं दे आर रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड विद इन 30 मिनट्स। गाइस लिसन टू मी, 80 मार्क्स का पेपर है, 30 मिनट मिल रही है, 40 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.5 का नेगेटिव मिलता है। टेस्ट का अगर मैं ब्रेक डाउन बताऊं तो 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जनरल इंटेलिजेंस से होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में कुछ भी आ सकता है, इट कैन बी फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद में इट कैन बी फ्रॉम जियोग्राफी, एनीवेयर, इट कैन बी फ्रॉम जनरल साइंस। एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस जो है इज कॉज्ड बाय विच वेक्टर, कौन से वेक्टर, मतलब कौन सा ऐसा वेक्टर है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं आंसर रिवील ही कर देती हूँ, सैंडफ्लाई। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जनरल इंटेलिजेंस में तो एटलीस्ट। बाकी इंग्लिश का भी प्रॉपर बहुत अच्छा ही लेवल होता है पेपर का, ऐसा नहीं होता बहुत बुरा लेवल होता है, नो, बहुत, क्योंकि ये भी तो कॉम्पिटिटिव है ना, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, दे आर फाइटिंग फॉर अ सीट। तो उसके बाद में पता नहीं कोई कोई किंग जॉर्ज वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं। बेसिकली इंडियन आर्मी में भी लेटेस्ट एडवांसमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, डिफेंस के उसमें क्या चल रहा है वो पूछ सकते हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग इन 40 क्वेश्चंस में। 40 में से भी 20 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिक। फिर एक पैट होता है और इंटरव्यू होता है, तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, एक साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता है वहाँ पे और ऐसे 4 से 5 एमएनएस ऑफिसर्स बैठी रहती हैं जो कि आपका इंटरव्यू लेती है एट वेरी हाई रैंक्स, तो वो वहाँ पे बैठी होती है। और फिर उसके बाद में कैंडिडेट्स को कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। वो 12th क्लास के स्टैंडर्ड के कोर सब्जेक्ट्स, जो 12th स्टैंडर्ड के जो कोर सब्जेक्ट्स है, जैसे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह पढ़ के आए हो, राइट, तो वो आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे, जनरल नॉलेज से पूछ लेंगे, करंट अफेयर्स से पूछ लेंगे, राइट। आपके इंटरेस्ट के से आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके हॉबीज के हिसाब से, इन सब के बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप मान लो किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, आपकी अचीवमेंट्स बहुत अच्छी हैं, अलग अलग लेवल्स पे आपने रिप्रेजेंट करा है, तो इंटरव्यू के टाइम पे उस चीज के बेसिस पे आपको वेटेज दी जाती है। लेट मी टेल यू, अभी तक मान लो कोई बंदा है, कोई बच्ची है, कोई ऐसे नेशनल तक रिप्रेजेंट किया हुआ है किसी स्पोर्ट्स में, राइट, तो वहां पे अगर आप वेरियस लेवल्स में, नेशनल हो गया, स्टेट हो गया, इवन आप तो स्कूल के सर्टिफिकेट्स भी लेके जाते हैं, ठीक है, वहां पर अलाउड होता है आपके लेटेस्ट सर्टिफिकेट्स लेके जाना, आपने स्पोर्ट्स वगैरह में कहीं पर भी पार्टिसिपेट करा है तो सिर्फ स्पोर्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है।
इनके लिए भी अलग से वेटेज होती है। और अगर कोई मान लो जैसे आर्मी ब्रैड्स हैं, मतलब आर्मी जिनके फादर आर्मी में है, इंडियन एयरफोर्स वगैरह में है, ठीक है, ऑफिसर्स हैं, जेसीओस, ओआरस हैं, जो कि भी सर्विंग है, या फिर ईएसएम है, एक सर्विसमैन, या फिर किल्ड इन एक्शन है, तो उन लोगों को भी स्पेशल यहाँ पे वेटेज दी जाती है। फिर मैं बताती हूँ आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। इसके लिए तो आई थिंक एक कंप्लीट वीडियो मुझे बनाना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अंडरगोन दिस एंड आई नो हाउ पीपल आर एग्जामिन्ड ड्यूरिंग दिस, राइट? अगर you want, I want you people to comment down below so that I can just get a notification that you guys are in requirement, and I will give you the whole procedure and whatever is required for that examination, right? So let's get further. यहाँ पर देखो, अब हमारे पास यूजुअली होता क्या है, जितने भी कैंडिडेट्स जो मेडिकली फिट होते हैं, कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, चार्टर ऑफ ड्यूटीज और जो लेवल ऑफ फिटनेस एमएनएस को ज्वाइन करने के लिए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो स्पेशल मेडिकल बोर्ड के अंदर जाते हैं, बीएचडीसी के अंदर ही, और कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है उनके मेडिकल स्टेटस के बारे में ऑन कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट? और जो कैंडिडेट्स हैं उनको अनफिट डिक्लेयर अगर कर दिया जाता है तो उनको एमबीओ में जाके, लाइक मेडिकल बोर्ड, उसमें जाके वहां पर उनको अपील करनी पड़ती है 40 रुपीज ऐसे डिपॉजिट करवा के, तो उनको एक रिसीट मिलती है एमआरओ से, ठीक है? और फिर उनको कंसर्न हॉस्पिटल के अंदर अपील मेडिकल बोर्ड के अंदर विद इन 24 आवर्स रीच करना होता है, और डेट जो भी स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने दी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपील करने जाते हैं आरआर हॉस्पिटल में। कहाँ पर जाते हैं? आरआर हॉस्पिटल में जाते हैं हम लोग, विच इज ऑल्सो इन दिल्ली कैंट, ठीक है? वहां पर हम जाते हैं अपील करवाने, ठीक है? वहां पे 24 आवर्स के बाद हमें वहां रीच करना होता है, ठीक है? अब अगर मान लो जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको वहां पे रहना पड़ता है, यूजुअली इट टेक्स 5 डेज, ठीक है? क्योंकि 3 दिन का तो आपका एमएनएस का प्रोसीजर ही चलेगा, एक दिन आपको बीच में गैप है, अगले दिन आपको जाना है, फिर उसके बाद अगर उस दिन नहीं हो पाता है तो अगले दिन आपको फिर जाना होता है। 5 से 6 दिन आप मान के चलिए दैट यू शुड बी स्टेइंग देयर, वहां पे आप एब्सेंट नहीं होने चाहिए। देखो, अगर वहां प्रेजेंट नहीं हुए तो आपको अनफिट वैसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? ऑल कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, जब तक कि मेडिकल बोर्ड पूरा कंप्लीट, मतलब पूरा चेकअप अच्छे से ना हो जाए, मेडिकल स्टेटस जो है वो डिक्लेयर ना हो जाए। अगर कैंडिडेट नहीं आया, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो फिर उसके बाद भी उसको अनफिट इन एब्सेंशिया कर देंगे, ठीक है? कोई भी रिप्रेजेंटेशन लेटर डेट इन राइटिंग और टेलीफोनिकली, वो सब ये एंटरटेन नहीं है, ठीक है? आपको जिस जो डेट दी है उसी दिन पहुंचना पड़ेगा। अब जो फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है इनका, वो ये होता है कि आपका नीट यूजी का स्कोर कितना है उसको ऐड करेंगे, ठीक है? मान लो किसी बच्चे का कितना स्कोर है, कुछ भी स्कोर कह सकते हैं हम लोग, ऐसे बोलेंगे नहीं, ठीक है? अपना स्कोर लो, फिर आपका टोजीडी का स्कोर आएगा, ऑब्वियस सी बात है 80 मार्क्स में से निकल के आता है। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, वो तो बेसिकली आपका ना इंटरव्यू के साथ ही यूजुअली मर्ज किया जाता है, ठीक है? और उसके बाद में इंटरव्यू के मार्क्स 100 मार्क्स का होता है, और फिर उसके बाद में सब एड ऑन होके एक मेरिट लिस्ट बनती है, और वो मेरिट लिस्ट जो होती है फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अलग अलग कॉलेजेस में जहां जहां सीट्स अवेलेबल होती है, जिस बेसिस पे, उस बेसिस पे सीट्स एलोकेट करती जाती है, राइट? अब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फिर वहां पे, कहाँ पे, जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे वो पब्लिश करते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको वहां रेगुलरली चेक करना चाहिए फॉर अपडेट्स। नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल हैं वो नीचे यहाँ पे मेंशन कर रखी है इन्होंने। तो मैंने जैसे आपको बताया था, देयर आर 6 कॉलेजेस। हाउ मेनी कॉलेजेस? 6 कॉलेजेस आर देयर। तो 6 कॉलेजेस हैं। 6 कॉलेजेस में अगर मैं बताऊं आपको, तो एक है हमारे पास, भाई साहब यहाँ पर कौन नहीं जाना चाहता, लाइक इट इज एएफएमसी पुणे। हाँ, तुम सोच रहे होगे कि जहाँ पर एमबीबीएस का करिकुलम होता है वहाँ पे योगा, नहीं, एक्चुअली वो अलग है। उसके जस्ट एडजेसेंट में ही कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑफ एएफएमसी पुणे है, ठीक है? ये एमएचएसयू एमयूएचएस के अंदर आता है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। 40 सीटें यहाँ पर। उसके बाद एक हमारे पास आता है, ये कमांड हॉस्पिटल है कोलकाता में, ठीक है? और ये WBUHS के अंदर आता है, इसमें 30 सीट्स हैं, ठीक है? इसमें 40 सीट्स हैं, 30 सीट, ठीक है? फिर उसके बाद एक INHS अश्विनी है, ये मुंबई के अंदर है। लेट मी टेल यू, ये एक नेवल कॉलेज है, मतलब ये नेवी में मतलब यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यू बी सर्विंग इन नेवी, ठीक है? और बैंगलोर वाला भी आपका नेवी, बैंगलोर वाला एयरफोर्स वाला है आपका, ठीक है? ऐसे ही कॉलेजेस हैं, ठीक है? उसके बाद में अब आरआर वाला हॉस्पिटल जो है
यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ ऑब्वियसली बात है, डीयू के अंदर आ जाता है। 30 सीट्स है यहाँ पे। INHS अश्विनी में 40 सीट्स है। लखनऊ वाले में कमांड हॉस्पिटल है, ये भी सी है ना, दीज आर कमांड हॉस्पिटल्स, ठीक है। ये ईसी ईस्टर्न कमांड, ठीक है। ये सेंट्रल कमांड है आपका, ये एयरफोर्स का कॉलेज है, ठीक है। और ये बैंगलोर में है इसका कमांड हॉस्पिटल। कमांड हॉस्पिटल लखनऊ सेंट्रल, और कमांड हॉस्पिटल ये बैंगलोर में एयरफोर्स का है, ठीक है। ये INHS अश्विनी है, इंडियन नेवल वाला। और उसके बाद में हमारे पास ये तो इंडियन आर्मी वाला ही कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। इस तरह से 40 सीट। फिर सिर्फ दो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, एक कोलकाता और एक RR, जिनमें 30 सीट्स हैं, बाकी सब में 40 सीट्स हैं, ठीक है। एक तो ये वाला और एक ये वाला, बाकी सब में 40 सीट्स हैं। 4 कॉलेजेस में 40 सीट्स हैं, 2 कॉलेजेस में 30 सीट्स हैं। टोटल सीट्स कितनी हुई? 220 सीट्स हो गई हमारे पास। कितनी सीट्स? 220 सीट्स। आसान नहीं है, एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, एप्लीकेंट्स आर इन लैक्स। उसके बाद एलिजिबल होकर सिर्फ 3 से 4 हजार लोग आते हैं, जिनकी एक स्क्रीनिंग प्रोसेस की लिस्ट आती है कि जो स्क्रीन आउट होने के लिए रेडी है, मतलब जिनकी स्क्रीनिंग प्रोसेस होनी है। अब उसके बाद में एडमिशन टू कॉलेजेस देखें, यहाँ पे आपके पास जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको एडमिशन मिलता है तो एक अग्रीमेंट बॉन्ड वगैरह से साइन करवाया जाता है उनसे, ठीक है। बाकी उनको फ्री का राशन मिलता है भाई, अकोमोडेशन बहुत सही होती है। कहने का मतलब लाइफ बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा है कि यू हैव टू रियली वर्क वेरी हार्ड। 12-12 घंटे आपको काम करना पड़ता है, 18-18 घंटे आपको काम करना पड़ता है। बट आफ्टर ऑल जो फैसिलिटीज हैं वो सिविल से तो बियॉन्ड है भाई, बहुत ज्यादा अच्छी है। यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है आपको, मंथली स्टाइपेंड मिलता है रूल्स के हिसाब से। वैसे तो यूजुअली लोग बोलते हैं 8,000 मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। 250 रुपए के आसपास मंथली स्टाइपेंड होता है इसका, ठीक है। मंथली स्टाइपेंड 250 रुपए के आसपास होता है। कॉलेज से अगर मतलब मान लो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको नहीं अपना इंटरेस्ट सही लग रहा है, 7 दिन के अंदर अंदर विड्रॉ कर सकते हो। मनी बॉन्ड अगर उससे लेट हो गए 7 दिन के बाद, मनी बॉन्ड आपको बॉन्ड मनी पे करना पड़ेगा। बॉन्ड मनी यहाँ पे लिखा नहीं हो, 25 लाख के आसपास होता है, ठीक है, इसके आसपास होता है। तो इन द इवेंट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द कोर्स, या फिर ट्रेनिंग टर्मिनेट करनी है, या फिर कमीशन एक्सेप्ट नहीं करना आपको, तो उस टाइम पे आपको बॉन्ड मनी पे करना पड़ेगा। अगर कोई कैंडिडेट 7 दिन से पहले, अगर फ्रॉम द कॉलेज आफ्टर 7 डेज, मतलब अगर 7 दिन के बाद करोगे तो भी बॉन्ड, मतलब 7 दिन से पहले आप वहां से निकल सकते हो। अगर आपको माहौल ठीक नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं आपको कहीं और जाना है, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, आप वहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। जो वेटिंग मेरिट लिस्ट में वेटिंग लिस्ट जो होती है, उसमें से जो बच्चा होगा वो बुला लिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई? अप्लाई कैसे कर सकते हैं बताया मैंने आपको। जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट यूजी क्वालिफाई करा है, क्वालिफाइंग मार्क्स तो होने ही चाहिए ना आपके। वैसे प्रायोरिटीज जो दी जाती हैं यूजुअली उनको दी जाती है जिनके मार्क्स थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम 250 नंबर लेके आ रहे हो तो तुम्हारी प्रेफरेंस टॉप पे होगी, नहीं। वहाँ पे बच्चे 580 वाले भी आते हैं, वहाँ पे बच्चे 600 वाले भी आते हैं, तो उनको भी थोड़ी प्रेफरेंस मिलती है। उस हिसाब से ही डिसाइड होता है, जिसके जितने मार्क्स होते हैं उस डे पे उसको कॉल किया जाता है। जिनके से जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उनको सबसे लास्ट डेट से बुलाया जाता है, ठीक है। इतने वो कैंडिडेट्स छट चुके होते हैं ऑलरेडी मैक्सिमम, तो इनमें से तो बहुत ही रेयर होता है कोई छूट हो जाता है। तो उसके बाद में जो है वो ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। बाकी और जितनी भी डिटेल्स वगैरह है सारी फिल करके स्कैन कॉपीज, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करके प्रिसाइज फॉर्मेट में। और फिर उसके बाद में बस आपको क्या करना है कि यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह इन सब चीजों के बारे में पहले आपको नोट डाउन करके रख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब बाद में हेल्प करती है। अगर मान लो कैंडिडेट्स जो है वो करेक्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद में उनको एडिट मेन्यू में जाके अपने सारे करेक्शंस करके, वो सारे करेक्शंस करके, ठीक है, सबमिट बटन से क्लिक करने से पहले ही सब कुछ कर लेना है करेक्शंस वगैरह, और फिर फाइनल सबमिशन ही करना है। अगर मैं बताऊं आपको, जो कैंडिडेट्स हैं सिवाय SC ST को छोड़ के उनको 200 रुपए पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ की सिर्फ कितनी फीस है भाई? सिर्फ एडमिशन मतलब जो एप्लीकेशन फीस है वो 200 रुपए। बर्गर पिज्जा खा ले तो भर के देख लो एक बार, ट्राई करो, अच्छा एग्जामिनेशन है। एंड लेट मी टेल यू, अपॉर्चुनिटीज जितनी सिविल में नहीं मिलती ना, उतनी आर्मी के नर्सिंग सर्विसेज में मिलती है। आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। यू आर सर्विंग इंडियन आर्मी, ठीक है। देखिए अब उसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू हम ऑब्वियसली बात है वो करते हैं। SC ST को अपना प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद में जब सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाता है बैंक रेफरेंस, एक DU नंबर होता है, ये आपके पास होना ही चाहिए, और एक कंफर्मेशन पेज होना चाहिए जो कि डिस्प्ले होता है फर्दर। तो जो कैंडिडेट्स है ना, ओके, उनको DU नंबर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, मैंने अभी आपको जैसे बोला, उनको ये चीज होनी चाहिए। कैंडिडेट्स को एक प्रिंट आउट लेना चाहिए जो भी एप्लीकेशन नंबर फिल किया है, पेमेंट कंफर्मेशन पेज भी होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास जो है, कैंडिडेट्स विल सबमिट देयर एप्लीकेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जिसको रेफरेंस नंबर बोलते हैं, ठीक है, बहुत काम की चीज है, रेफरेंस नंबर काम की चीज है, ओके। दिस नंबर विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, और फिर वहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है ना, मतलब उसको फिर मान लो फ्यूचर कम्युनिकेशन से मतलब आगे कहीं ना कहीं को हेल्प कर देती है वो चीज़, मतलब जैसे कहीं कुछ पूछ लेते हैं और रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, ठीक है। कैंडिडेट्स को फिर बार बार अपडेट्स के लिए GIA में जाना पड़ता है। GIA इज जॉइन इंडियन आर्मी। हालांकि पहले जो MLS का एग्जामिनेशन होता था उसके बाद जो MLS बनती थी वो नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स बोलते थे, बट क्योंकि there is huge amendment, उसके बाद में they are equally reputed, right? जितना एक मेडिकल ऑफिसर को रिक्रूट किया जाता है, जितना रेप्यूटेड ग्रुप होता है, उतनी ही ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में देखिए, बस यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, रिसीट वगैरह के बारे में ये आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये मुझे इतना कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, अगर आप ऐसे करोगे मतलब जब फिल करोगे पेमेंट वगैरह का इसमें प्रोसेस बताया हुआ है, आप इसको चेक कर लेना। फिर उसके बाद में बस आपको क्या करना है, रिजेक्शन वगैरह, देखो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वगैरह इनमें तो रिजेक्शन होने का है ही ना, कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। और फिर उसके बाद एक फंक्शनल फोन नंबर देना है आपको, ठीक है, और एक ईमेल आईडी पे आपका मैसेज आता है, पूरा लिख के आता है, जो भी आपका नाम है पूरा उसके साथ आपको बुलाया जाता है, ठीक है। जब तक आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको एक फंक्शनल फोन नंबर जो आपने दिया है वो होना चाहिए, और उसके बाद मेल वगैरह फोन नंबर ऐसे चेंज ये एंटरटेन नहीं होता उधर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वी हैव इज द एंड ऑफ दिस PDF, ठीक है। सो आई होप दैट आई वाज एबल टू डिलीवर कि उसमें क्या क्या होता है, और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मैं स्टेजेस बाय स्टेजेस इस पे बात करूंगी कि हमारा MLS का एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, ठीक है। बहुत प्यारा खूबसूरत एग्जामिनेशन है, लाइफ इज नॉट दैट टफ जितना लोग बोल देते हैं, एक बार इसको ट्राई करके देखो। अभी जितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना, उसके बेसिस पे तो मैं कहूंगी डू गो फॉर दिस, इट्स इम्पोर्टेंट। फिर अगले उसमें मैं बात करती हूँ आपसे कि बेसिकली क्या क्या आगे प्रमोशंस वगैरह का होता है, किस तरह से यहाँ पे रैंक्स में आपके जैसे प्रमोशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं आपको, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आई वुड लाइक यू गाइस टू बी स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि इस एग्जामिनेशन की नॉलेज थोड़ी सी लोगों में और अवेयरनेस थोड़ी सी कम है, इसीलिए आई वांट यू पीपल टू स्प्रेड इट। थैंक यू सो मच।